Hello, students. Today we're going to start chapter number 5 from your textbook First Flight. Chapter today we're taking is The Hundred Dresses Part 1, written by Eleanor Estes. Before continuing with our chapter, let's know something about the author first. Eleanor Estes, born on May 9, 1906 and died in July 15, 1988, was an American children's author and a children's librarian. एलेनोर एस्टेस, जिनका जन्म मई 9 1906 में हुआ और जिनकी मृत्यु जुलाई 15 1988 में हुई, वो एक अमेरिकी चिल्ड्रन ऑथर थी. चिल्ड्रन ऑथर इन द सेंस जो बच्चों के लिए लिखते हैं, एंड अ चिल्ड्रंस लाइब्रेरियन, और इसके साथ ही वो एक चिल्ड्रन लाइब्रेरियन भी थी, यानी कि उनके पास पूरी चाइल्ड बुक्स का एक कलेक्शन था जिसपे चिल्ड्रंस का एक्सेस था. Her book Ginger Pie, which she also created illustrations for, won the Newbery Medal. उनकी बुक जिंजर पाई, जिसके लिए उन्होंने इलस्ट्रेशंस भी क्रिएट की, मतलब जिसको उन्होंने ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स भी इलस्ट्रेट किया, उन्हें न्यूबेरी मेडल से सम्मानित किया गया. 3 of her books were Newbery Honor winners and one was awarded the Lewis Carroll Shelf Award. ठीक है, उनकी 3 किताबों को न्यूबेरी सम्मान से नवाजा गया और एक किताब को लिविस कैरल शेल्फ अवार्ड भी मिला. ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होते हैं. Now before we read, how do we judge the people around us? By their money, wealth and possessions, or is there something of more enduring value to look for in a person? ठीक है, हम अपने आसपास के लोगों के बारे में अपनी राय कैसे बनाते हैं? उनके पैसों से, उनकी संपत्ति से, या फिर उनके पास मौजूद वस्तुओं से, या फिर इन सभी से अलग कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति के बारे में अपनी राय बना सकते हैं. The story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. ये जो स्टोरी है, ये एक बहुत ही नौजवान लड़की के बारे में है कि किस तरीके से उस लड़की को उसके क्लासमेट्स के द्वारा जज किया जाता था. Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. Wanda Petronsky नाम की एक नौजवान पोलिश गर्ल है. पोलिश मीन्स वो पोलैंड की रहने वाली थी, ठीक है, जो एक अमेरिकन टाउन में अमेरिकी बच्चों के साथ स्कूल जाती है. These other children see Wanda as different in many ways. अब ये जो अमेरिकन चिल्ड्रन थे, अमेरिकन बच्चे थे, ये वांडा को कई चीज़ों में अपने से अलग मानते थे. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप गेस कर सकते हैं कि किस तरीके का व्यवहार करते थे वो बच्चे वांडा के साथ? रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट. ठीक है, तो पोलिश कम्युनिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है नीचे बॉक्स में हम सभी को. तो आपको ये डायरेक्शन दी गई है कि इस इन्फॉर्मेशन से अलग खुद से भी इंटरनेट की हेल्प से इनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए. ओके, द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स में पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी. The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century, when more than 1 million Poles migrated to the United States. ठीक है, अमेरिका में पहली बार पोलैंड से आए प्रवासी लोग 1608 में आए थे, पर पोलिश लोगों की सबसे ज़्यादा संख्या में जो इमिग्रेशन हुआ वो हुआ 20th सेंचुरी की शुरुआत में, जब 1 मिलियन से भी ज़्यादा पोलैंड के निवासी अमेरिका में रहने आ गए. The Polish state did not exist at that time and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. उस समय यूनाइटेड स्टेट्स में कोई भी पोलिश स्टेट नहीं थी, ठीक है, और जो पोलैंड से आए लोग थे उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता था उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन के आधार पर कि वो लोग किस देश के निवासी हैं, कहाँ से आए हैं, इस आधार पे, ना कि जाति के आधार पर. दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स. ठीक है, पोलैंड के जो निवासी अमेरिका में रहने आए थे उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया: रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स. One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next to only Warsaw, the capital of Poland. ठीक है, और अमेरिका में
ठीक है, अमेरिका में सबसे बड़ी जो पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी है वो शिकागो में है। ठीक है, इसलिए शिकागो को कई बार सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी भी कहा जाता है दुनिया में। क्यों? क्योंकि पोलैंड की राजधानी वॉर्सो के बाद सबसे ज़्यादा पोलिश लोग वहीं शिकागो में ही रहते हैं। Polish Americans were sometimes discriminated against the United States, as were the Irish, Italians and Jewish. ठीक है, अब अमेरिका में एक डिस्क्रिमिनेशन का कल्चर शुरुआत से ही आता है। पहले कलर के आधार पे होता था। ठीक है, अब लोगों की एथनिसिटी, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये हर जगह चलता है। तो पोलिश लोगों के साथ भी ये भेदभाव यूनाइटेड स्टेट्स में होता था, जैसा कि वहाँ पर आयरिश, इटालियन और ज्यूज के साथ होता था। According to the United States 2000 census, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, or 0.25% of the US population. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की 2000 की जनगणना के अनुसार 6,67,414 अमेरिकन बच्चों ने, अमेरिकन लोगों ने जिनकी उम्र 5 साल से ऊपर है, उन्होंने बताया कि उनकी जो सेकंड लैंग्वेज है, जो वो घर पर बोलते हैं, वो पोलिश है, जो कि अमेरिका में दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों का 1.4% है, और पूरी अमेरिका की पॉपुलेशन का 0.25% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। Now let's start our chapter. Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. आज सोमवार के दिन वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी, पर किसी ने भी, यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन ने भी उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। और ये पैगी और मैडलिन वही लड़की हैं जिन्होंने सारा फन यानी कि मज़े की शुरुआत की। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। आमतौर पर वांडा रूम 13 में लास्ट रो की लास्ट सीट पर कोने में बैठा करती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. ठीक है, वांडा रूम के एकदम कोने में उन लड़कों के साथ, उन रफ लड़कों के साथ बैठा करती थी जो बस पूरी क्लास में दंगा वंगा करते रहते थे, जो अच्छे मार्क्स भी नहीं लाते थे। The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and the most mud and dirt on the floor. ठीक है, वो रूम का वही कोना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शोर शराबा, स्कफलिंग मीन्स शोर, किसी भी तरीके का, ज़मीन पर पैर मारना, ठीक है, मुंह से कुछ भी करना, ठीक है, घिसकाना, घसीटना, तो ये सारी आवाज़ें, शोर शराबा वहीं होता था जब भी कोई फ़नी या इनअप्रोप्रिएट इंसिडेंट होता था। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा उस कोने में इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ और नॉइजी, ठीक है, शोर शराबा करने वाली लड़की थी। ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। ठीक है, इसके बिल्कुल विपरीत वो बहुत ही शांत बच्ची थी जो कि बहुत ही रेयरली कुछ कहती थी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। और किसी ने भी उसे तेज़ी से, ज़ोर से हंसते हुए नहीं सुना था। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. कभी कभी उस लड़की के चेहरे पे एक टेढ़ी सी मुस्कुराहट आ जाती थी, बस सिर्फ यही, इसके अलावा कुछ नहीं। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggin Heights and her feet were usually caked with mud. ठीक है, कोई नहीं जानता था वांडा उस सीट पर क्यों बैठती थी। ठीक है, शायद इसलिए क्योंकि वो बॉगिन हाइट से आती थी। बॉगिन हाइट उस टाउन में पोलिश लोगों की एक कॉलोनी थी। ठीक है, और उसके जो पैर थे वो भरे रहते थे, किससे? सूखी मिट्टी से। ठीक है, मतलब जब उस रास्ते से वो आती थी, वो कीचड़ में उसके पैर पड़ते थे, पर चलते चलते वो सूख जाते होंगे तो उसके पैर, शूज़ मटियाले हो जाते थे।
But no one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. पर एक बार जब वो आकर अपनी सीट पर बैठ जाती, कोई भी वांडा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता. The time when they thought about Wanda was outside of the school hours, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. ठीक है. अब पूरे दिन में सिर्फ वो समय तभी आता था जब वो बच्चे वांडा के बारे में सोचते थे. कब? या तो वो नून में स्कूल से जा रहे होते थे छुट्टी के बाद, या फिर सुबह स्कूल आ रहे होते थे. ठीक है. जब बच्चे 2-3 या फिर उनसे भी ज़्यादा ग्रुप्स में वांडा के बारे में बातें करते हुए, ठहाके लगाते हुए स्कूल यार्ड से अंदर आते थे. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर. और कई बार वो जो बच्चे थे वो ग्रुप बनाकर वांडा का इंतज़ार करते थे, उसके साथ मज़े लेने के लिए, मतलब उसका मजाक उड़ाने के लिए. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन. अगले दिन मंगलवार को भी वांडा स्कूल नहीं आई और फिर से किसी ने भी उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं किया. But on Wednesday, Peggy and Maggie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. ठीक है. पर बुधवार के दिन पैगी एंड मैडी, जो आगे की रो में दूसरे बच्चों के साथ बैठा करती थी, जिनके मार्क्स भी अच्छे आते थे, वो पढ़ने वाले बच्चे थे, ठीक है, जिनके पैर मिट्टी से सने हुए भी नहीं रहते थे, उन्होंने नोटिस किया कि वांडा नहीं आई है. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल. पैगी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी. शी वॉज प्रिटी, शी हैड मेनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली. ठीक है. वो सुंदर थी, उसके पास बहुत ही सुंदर कपड़े थे और उसके जो बाल थे वो कर्ली थे, घुंघराले थे. मैडी वर हर क्लोजेस्ट फ्रेंड. द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडा's एब्सेंस was because Wanda had made them late to school. ठीक है. मैडी पैगी की सबसे करीबी दोस्त थी और जो रीज़न था जिस वजह से पैगी एंड मैडी ने वांडा की एब्सेंस को नोटिस किया, वो इसलिए क्योंकि वांडा की वजह से वो दोनों स्कूल आने में लेट हो गए. They had waited and waited for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come. क्योंकि पैगी एंड मैडी दोनों ही वांडा का इंतज़ार कर रही थी सुबह स्कूल आते वक्त रास्ते में, ताकि वांडा आए और वो वांडा का मजाक उड़ा सकें, उसके साथ मज़े ले सकें. पर वांडा नहीं आई, जिसके कारण वो लेट हो गए. दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर. वो दोनों अक्सर वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार करते थे ताकि वो उसका मजाक उड़ा सकें.